गुड आफ्टरनून एवरीवन। सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस दमदार बेहतरीन स्पेशल जीके कुछ सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे अभ्यर्थियों, इससे पहले की क्लास में आरंभ करूं, आपको बताते चलें कि आज की जो जीके और जीएस की जो क्लास है जिसे आप अभी देख रहे हैं, ये आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश की समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो प्यारे अभ्यर्थियों, जल्द से जल्द क्लास में जुड़िए, जल्द से जल्द क्लास यानी सेशन को लाइक करें, शेयर करें और प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक के अंदर कौन से कण होते हैं? तो प्यारे अभ्यर्थियों, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक पाई जाती है। सबसे पहली बात तो इसकी खोज रदरफोर्ड महोदय ने की थी कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक पाई जाती है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जबकि जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब प्रश्न है आपका कि परमाणु के नाभिक के अंदर कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक के अंदर धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। गोल्ड के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? कह रहा सोना के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो देखिए सोना, अगर सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है AU। ठीक है, सोना एक कोमल, एक आघातवर्ध, तन्य, चमकदार पीले रंग की एक धातु होती है प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि सोना की अगर बात करें तो सोना प्रकृति में स्वतंत्र यानी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। रंग तथा गुण में समानता होने के कारण इसमें कॉपर मिला देते हैं, यानी कि कॉपर को, तांबे को सोने में मिला दिया जाता है। बात करें देखिए सोने की शुद्धता की, तो सोने की जो शुद्धता होती है ये 24 कैरेट मानी जाती है। ठीक है, 24 कैरेट सोने की शुद्धता है 100%। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाइए। कह रहे हैं कि किसको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? जब भी प्रश्न आए हमेशा कहिए राइबोसोम को जाना जाता है। राइबोसोम क्या है कि सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जिनकी प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्यारे अभ्यर्थियों। साथ ही साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन्हें राइबोसोम कहा जाता है और राइबोसोम को जो है कोशिका की प्रोटीन के फैक्ट्री के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र बलों का जो सुप्रीम कमांडर है प्यारे अभ्यर्थियों, संविधान के अनुच्छेद 53 और 53 का पॉइंट दूसरा, इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो सैन्य बलों का सुप्रीम कमांडर होगा। यहाँ तक कि रक्षा बलों के जो प्रमुख होंगे उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आइए। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्यारे अभ्यर्थियों, संविधान के, ठीक है, संविधान के जो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है पूछ रहा है। ठीक है, क्षमा चाहता हूं। तो भारत में जो उच्च न्यायालय है, कह रहा है कि उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है प्यारे अभ्यर्थियों? तो भारत में वर्तमान में अगर उच्च न्यायालयों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में भारत के में जितने उच्च न्यायालय हैं उन सभी की संख्या है 25, यानी 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्यारे अभ्यर्थियों यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो प्रत्येक राज्य के लिए उनका अपना एक उच्च न्यायालय है। बात करेंगे 28 तो राज्य हैं। तो देखिए ऐसा है कि कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं या कुछ ऐसे मतलब कि राज्य हैं जिनको आपस में एक ही जो है तो हाई कोर्ट से संबद्ध कर दिया गया। ठीक है, हाँ, जैसे अब चंडीगढ़ भी है और हरियाणा भी है और पंजाब भी है, तो इनके बीच में एक बना दिया गया। ठीक है, एक हाई कोर्ट बना दिया गया। यूनियन टेरिटरीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो पूरे केंद्र शासित प्रदेशों में से एकमात्र दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें उच्च न्यायालय मिलेगी आपको। ठीक है,
अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अंतर्गत कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्तियां यदि करनी है तो यदि संघ का कोई आयोग होगा, यानी जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, तो उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो वहीं यह भी कहा गया कि यदि राज्य लोक सेवा आयोग है, यदि राज्यों से संबंधित लोक सेवा आयोग है, तो फिर उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अंतर्गत कही गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक थे स्वामी ऋषभदेव, ठीक है, जो कि पहले तीर्थंकर थे। बात करें तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले आपके जो अगर बात करें संस्थापक की, तो संस्थापक थे आपके ऋषभदेव। प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों कि वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक का श्रेय जाता है महावीर स्वामी को, और महावीर स्वामी आपके पूरे तीर्थंकरों में से 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुआ करते थे, ठीक है। ये जैन धर्म के कौन है, ये वास्तविक संस्थापक हैं। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों पढ़िएगा। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों कह रहा है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया। तो खालसा पंथ का प्रवर्तन प्यारे विद्यार्थियों किसके द्वारा किया गया, गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया। कब किया गया, 1699 में किया गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह द्वारा कब, 1699 में किया गया, ठीक है, 1699 में किया गया, ठीक है। और बाद में गुरु गोविंद सिंह के बाद में इसका नेतृत्व किया किसने, बंदा बहादुर ने किया। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न की 17वीं सदी में किस सिख गुरु द्वारा दारा सिकों को पनाह दी गई। तो प्यारे विद्यार्थियों गुरु हरराय द्वारा 17वीं शताब्दी में गुरु हरराय ने दारा सिकों की मदद की थी। दारा सिकों शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा और औरंगजेब का भाई था। ये विद्रोह एक षड्यंत्र करके भाग आया था, लेकिन अब चूंकि अतिथि देवो भव इस सिद्धांत पर पूरा भारत सदियों से कायम रहा है, तो गुरु हरराय ने दारा सिकों की मदद कर दी, ठीक है। तो 17वीं सदी में गुरु हरराय ने दारा सिकों की मदद की थी, ठीक है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कहो गांधी जी हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक गांधी जी हैं। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक के साथ साथ हरिजन पत्रिका का संपादन किया। यंग इंडिया पुस्तक गांधी जी की है। नवजीवन गांधी जी के, सत्य के प्रयोग, ये सारी पुस्तकें किनकी हैं, गांधी जी की पुस्तकें हैं। 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। हमेशा याद रखिएगा केवल 1 रुपए के नोट को छोड़ करके और सिक्कों को छोड़ करके बाकी जितने भी नोट हैं सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के साइन मिलेंगे। चाहे 5 का नोट हो, चाहे 10 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 500 से ऊपर की करेंसी ही नहीं है वर्तमान में, तो संचालन में नहीं है। पहले 1000 भी थी और फिर उसको बंद किया गया विमुद्रीकरण के तहत, फिर बाद में 2000 आया, तो 2000 को भी अभी हाल ही में कुछ समय पहले बंद कर दिया गया, ठीक है। चलिए, तो वित्त सचिव जो है केवल 1 रुपए में दस्तखत करेगा। 1 रुपए के नोट में वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे, बाकी जितने भी नोट हैं सब में जो है तो आरबीआई का गवर्नर दस्तखत करेगा, चाहे वो 50 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 200 का हो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कैप्टन जेम्स कुक द्वारा किस महाद्वीप की खोज की गई थी। तो कैप्टन जेम्स कुक द्वारा प्यारे विद्यार्थियों खोज की गई थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, और यह खोज कुक द्वारा 1770 ईस्वी में की गई थी। साथ ही साथ प्यारे बात करें तो हवाई प्रांत और न्यूजीलैंड जैसे देशों की खोज भी जेम्स कुक ने ही की थी। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है, प्यारे विद्यार्थियों पूछ रहा है। तो देखिए पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है, पृथ्वी के चारों ओर का जो हवा का एक आवरण है, वायु का जो आवरण है, ये वायुमंडल कहलाता है। और इस वायुमंडल में प्यारे विद्यार्थियों 78% नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन के साथ साथ 21% आपकी ऑक्सीजन की लेयर है, और इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों आपकी 21% ऑक्सीजन है, और इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों अन्न जैसे आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों का अन्न का मिश्रण मिलेगा आपको। क्लियर है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो फोंगपुई पर्वत है प्यारे अभ्यर्थियों, इसे ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, भारत का ब्लू माउंटेन कहते हैं इसे। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य की, ये पूर्वोत्तर भारत की जो एक आपकी लसाई पर्वतमाला है, तो इस लसाई पर्वतमाला के और लसाई पर्वतमाला का एक हिस्सा है। और प्यारे अभ्यर्थियों सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2157 मीटर ऊंचा है, 2157 मीटर ऊंचा है आपका। ठीक है, तो कौन सा? फोंगपुई पर्वत, इसे भारत का माउंटेन ब्लू कहते हैं। ठीक है, ब्लू माउंटेन। ठीक है, चलो कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों? तो कैलाश पर्वत तिब्बत और चीन जो है तो यहाँ पर स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। साथ ही साथ बात करें तो तिब्बत यानी कि चीन में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में राक्षस ताल नामक एक झील मिलेगी। जब भी अगर कभी पूछे कि राक्षस ताल झील कहाँ पर है, तो बस यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो इसके दक्षिण पश्चिम में राक्षस ताल झील है। यहाँ से प्यारे अभ्यर्थियों ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज जैसी नदियाँ निकलती हैं। कल के प्रैक्टिस सेट में आपका प्रश्न था कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं, और उसका सही उत्तर था सतलज नदी। क्योंकि देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज नदियाँ यहीं से निकलती हैं, ये भारत से इनका उद्गम स्थल नहीं है प्यारे अभ्यर्थियों। साथ ही साथ बात करें इस कैलाश पर्वत की ऊंचाई की, तो ये प्यारे अभ्यर्थियों 6638 मीटर ऊंचा है। 6638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत प्यारे अभ्यर्थियों, इसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के तहत भारतीय हिंदुओं द्वारा सर्वाधिक पसंद किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है प्यारे अभ्यर्थियों? तो देखिए शीतकालीन वर्षा होती है सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। कारण क्या है कि देखिए शीतकाल में हवाएं उत्तर से दक्षिण चलने लगती हैं, और लौटते समय प्यारे अभ्यर्थियों बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं नमी ग्रहण कर लेती हैं, और जब इन हवाओं में नमी आ जाती है तो सर्वाधिक वर्षा जैसे ही अब जब बंगाल की खाड़ी जैसे आगे मानसून बढ़ा तो तमिलनाडु में ही वर्षा हो गई। तो शीतकालीन वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? होरमुसजी फिरोज शाह मोदी। मैंने ऑफलाइन बैच में आपको पढ़ाया है, होरमुसजी फिरोज शाह मोदी। ठीक है, अब देखिए सुनिए, हमेशा ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्रता पश्चात सबसे पहले राज्यपाल, ठीक है, सबसे पहले राज्यपाल कौन? ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात तुरंत राज्यपाल कौन? तो कौन आपकी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। और इसके बाद में प्यारे अभ्यर्थियों देखिए, ठीक है, और इसके बाद यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश में जब बदला गया तो 24 जनवरी 1950 को बदला गया था। उस समय आपके होरमुसजी फिरोज शाह मोदी थे। ठीक है, तब अगले प्रश्न पर आइए। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है प्यारे अभ्यर्थियों? तो उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज है 18, पुलिस जोन है 8, और प्यारे अभ्यर्थियों लगभग 1500 लगभग थाने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी पुलिस स्टेशन लगभग अनुमानित 1500 हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्यारे अभ्यर्थियों इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। मेरा अनुमानित 1500 पुलिस स्टेशन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है प्यारे अभ्यर्थियों? तो जो एनडीएमए की जो अध्यक्षता है प्यारे अभ्यर्थियों, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इस प्यारे अभ्यर्थियों इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। यह संस्था आपदा प्रबंधन के लिए साथ ही साथ नीतियों और योजनाओं के लिए, इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। सार्क का मुख्यालय कहाँ है प्यारे अभ्यर्थियों? सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम दक्षेस के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना प्यारे अभ्यर्थियों 1985 में हुई थी और ढाका में हुई थी। बात करें इसके हेडक्वार्टर की यानी मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में प्यारे अभ्यर्थियों। इसके संगठन सदस्यों की, इस संगठन के सदस्यों की संख्या है 8, जिसमें से आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, पूरे 8 देश हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया प्यारे अभ्यर्थियों? तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए। प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन जो सिद्धांत है, इसके लिए 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो सापेक्षिता का जो सिद्धांत है और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो आप पढ़ते हो E = mc², ये भी किसने दिए थे? आइंस्टीन के दिए हुए सभी सिद्धांत हैं। मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित हो प्यारे अभ्यर्थियों? मेधा पाटकर एक सामाजिक कार्यकर्ता है प्यारे अभ्यर्थियों। साथ ही साथ क्या है कि एक सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से
जुड़ी हुई हैं, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हो या अन्य किसी पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार हो, मेधा पाटेकर को दिए जा चुके हैं। कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो कंबाला प्रतियोगिता का संबंध प्यारे अभ्यर्थियों आपके कर्नाटक राज्य से है। किसान के भैंसों को सीधे कीचड़ में दौड़ाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, और ये एक वहाँ का एक रिवाज भी है, साथ ही साथ एक कंबाला एक उत्सव जो है, कंबाला प्रतियोगिता भी है प्यारे अभ्यर्थियों, तो वहाँ का उत्सव भी है, वहाँ का रिवाज भी है प्यारे अभ्यर्थियों। कहते हैं कि किसानों की फसल एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है कंबाला महोत्सव, ठीक है, तो कीचड़ में किसानों के जो भैंसे हैं उनको दौड़ाते हैं। बुलेट प्रूफ वस्त्रों में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, पूछ रहा है, तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा नामक सामग्री का प्रयोग करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, जो पॉलीकार्बोनेट और एक्रिलिक के पेन को एक साथ परत करके बनाया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। और जब दोनों को एक साथ परत करके बनाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों तो यह स्टील से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में शंकराचार्य पीठ कहां पर स्थित है? तो प्यारे अभ्यर्थियों, भारत में आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। दूसरे एक मठ की स्थापना की गई द्वारका में, जो कि गुजरात में है। तीसरा मठ है भारत में श्रृंगेरी पीठ, जिसकी कर्नाटक में जाना जाता है। और चौथी आपकी पुरी यानी ओडिशा, ठीक है, जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। अगले प्रश्न पर आइए, और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की है प्यारे अभ्यर्थियों? तो हमेशा याद रखिएगा, राजस्थान सरकार ने। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने राजस्थान के टोंक की कृषि उपज मंडी के अंतर्गत, ठीक है, कम से कम 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि क्या की है कि उनके खातों में पहली किस्त के रूप में जारी की है प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। अब पात्र किसानों को क्या है? पात्र किसानों को 3 किस्तों में सालाना 2000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, 3 किस्तों में सालाना 2000 मिलेंगे। तो प्यारे अभ्यर्थियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से उन्हें जो है तो पूरे जो है तो 3 किस्तों में कितना मिलेगा? उन्हें लगभग 6000 मिलेगा। तो 6 और 2 8000। तो राजस्थान के किसान को, पात्र लाभार्थी किसान को 1 वर्ष में 8000 रुपये, ठीक है। अगले प्रश्न पर आइए, यानी कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान सरकार ने प्रारंभ की है। किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान हेतु लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो प्यारे अभ्यर्थियों, मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव ने सड़क समस्याओं के समाधान हेतु लोकपथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है प्यारे अभ्यर्थियों। यह मोबाइल ऐप सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि पारदर्शिता और जन कल्याण को बढ़ावा देगा। प्यारे अभ्यर्थियों, सड़क पर चलने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो किसी खास वाहन में हैं, ठीक है, या वो पैदल हैं प्यारे अभ्यर्थियों, या फिर आगे जो है तो पेट्रोल पंप है या नहीं, इन सारी चीज़ों का समावेशन इस लोकपथ मोबाइल ऐप द्वारा इसमें सारी सूचना डाली गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की घोषणा किस राज्य ने की है प्यारे अभ्यर्थियों? तो यहाँ पे तो एमपी ने की थी, यानी कि लोकपथ मोबाइल ऐप। और वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की घोषणा किस राज्य सरकार ने की थी? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की थी। माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा प्यारे अभ्यर्थियों वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की घोषणा की गई है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसमें से उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर तकरीबन 35 करोड़ पौधे लगाना सबसे परम उद्देश्य है। 35 करोड़ पौधे लगाना, वृक्षारोपण करना, ये उत्तर प्रदेश का परम उद्देश्य है प्यारे अभ्यर्थियों। शक्ति वन और युवा वन जैसी अतिरिक्त पहल भी इसके साथ आगे देखने को मिलेंगी, इस बात की घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने, ठीक है। तो मित्र वन नामक जो कैंपेन है ये किसने चलाया? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने चलाया। अनपरा ई तापीय परियोजना क्या है प्यारे अभ्यर्थियों? ठीक है, अनपरा ई तापीय परियोजना क्या है? तो प्यारे अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 20 नवंबर 2023 को प्यारे अभ्यर्थियों अनपरा ई तापीय परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले में प्यारे अभ्यर्थियों सोनभद्र जिले में एक अनपरा गांव है। अनपरा गांव में 1600 मेगावाट
का 1600 मेगावाट का एक बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की एक मंजूरी दी है। इसे अनपरा तापीय परियोजना के नाम से जानते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कि प्रोजेक्ट भीष्म क्या है। तो प्रोजेक्ट भीष्म क्या है प्यारे अभ्यर्थियों, तो प्रोजेक्ट भीष्म एक ऐसा मतलब कि पोर्टेबल अस्पताल है प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा तैयार किया गया है। और इसे आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा और अयोध्या में लॉन्च किया गया है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले जो है तो लॉन्च किया गया है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, भारतीय वायुसेना द्वारा ऐसी प्रणाली पहली बार विकसित की गई है प्यारे अभ्यर्थियों। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स प्रोजेक्ट भीष्म नामक व्यापक पहल का एक हिस्सा है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसमें क्या है, जिसे क्या है कि आगरा जिले में स्थित किया गया है। तो जो प्रोजेक्ट भीष्म है ये IAF इंडियन एयरफोर्स द्वारा चलाया गया एक पोर्टेबल अस्पताल है, एक पोर्टेबल अस्पताल है। कोई भी व्यक्ति यदि संकट में है ऐसी स्थिति में उसे चलता फिरता अस्पताल मुहैया करवाएगी इंडियन एयरफोर्स। क्लियर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, बाकी इन 5 करंट अफेयर्स को यहाँ से सुनने के बाद में थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से भी देख लिया करिएगा। ठीक है, तो ये था प्यारे अभ्यर्थियों हमारा आज के क्लास का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा? ठीक है, आप सजेशन दे सकते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। मिलते हैं आपसे कल इसी क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।